हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम बात करेंगे नोबल पीस प्राइज की। आपको पता है नोबल प्राइज लगातार चर्चा में बने हुए हैं और इस साल का नोबल का शांति का पुरस्कार सबसे ज़्यादा चर्चा में है। हम भारतीयों की बात करें तो इस बार भी हमें कोई नोबल प्राइज नहीं मिला है, लेकिन हम सब भारतीय एक बात से खुश हैं कि हमें चाहे नोबेल प्राइज ना मिला हो, पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। जी हाँ, शांति का नोबेल पुरस्कार जिसके लिए ट्रंप ने नाना प्रकार के नैरेटिव बनने का प्रयास किया, अनेक प्रकार के टैरिफ वॉर खेले, लेकिन फिर भी अंततः परिणाम क्या आया कि नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे एक राष्ट्रपति, एक व्यक्ति की सनक इतनी ज्यादा बढ़ गई उस नोबेल शांति के पुरस्कार के लिए कि उसने अपनी देश की फॉरेन पॉलिसी, अपने देश की विदेश नीति को एक टूल, एक हथियार बना लिया और उस हथियार को यूज करना शुरू कर दिया अपने नैरेटिव वॉर के लिए। तो ये पूरी चर्चा हम करेंगे। आप जुड़ जाइए फटाफट मेरी यानी मुकुल भारद्वाज के साथ और चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। सबसे पहले द क्वेस्ट ऑफ द प्राइज, हम बात करते हैं ट्रंप बनाम नोबेल प्राइज के बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को क्या नहीं मिला, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, पोटस जिन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ने नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए एक अभूतपूर्व सार्वजनिक कैंपेन चलाया। इसे अंतिम व्यक्तिगत और राजनीतिक वैलिडेशन मानते हुए उन्होंने ये माना कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या है, एक अंतिम व्यक्तिगत और राजनीतिक वैलिडेशन है। ट्रंप को ये लगता था कि एक ऐसा पुरस्कार है, अगर ये मुझे मिल गया तो मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन जाऊंगा, एटलीस्ट यूएसए का सबसे महानतम राष्ट्रपति मैं बन जाऊंगा। अपनी विरासत को प्रेसिडेंट ऑफ पीस के रूप में फिर से लिखना और एक ऐतिहासिक वैश्विक ट्रॉफी हासिल करना। ट्रंप का मानना था कि मैं कैसा प्रेसिडेंट हूं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पीस हूं, मैं शांति लाने वाला राष्ट्रपति हूं। मैंने अनेक युद्ध रुकवाए हैं और जिस तरीके से आज से पहले भी यूएसए के प्रेसिडेंट्स को कई बार नोबेल का पीस प्राइज मिला है, उसी तरीके से ट्रंप को भी क्या मिल जाएगा, पीस प्राइज मिल जाएगा। इस स्व सेवारत नैरेटिव को बनाने के लिए फॉरेन पॉलिसी की पहल और कूटनीतिक रियोटिक का उपयोग किया। आप देखोगे कैसे एक व्यक्ति ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करने की कोशिश करी, नोबेल प्राइज पाने का जो ईगो था उसके लिए अपनी देश की विदेश नीति को दांव पे लगाया। उन देशों के साथ संबंध खराब कर लिए जिन देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध यूएसए के हुआ करते थे। साथ ही साथ चलते हैं कि वाई दिस ऑब्सेशन, इतना जबरदस्त ऑब्सेशन क्यों था ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज से। अब ये पीछे बैकग्राउंड में जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, एक तरफ आपको ट्रंप साहब दिख रहे होंगे, दूसरी तरफ एक फोटोग्राफ में आपको बराक ओबामा दिख रहे हैं और बराक ओबामा के पास क्या है, नोबेल का पीस प्राइज आपको दिख रहा होगा। द प्राइमरी मोटिवेशन इज वैलिडेशन एंड राइवलरी। तो सबसे पहला जो मोटिव था वो था वैलिडेशन। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ट्रंप को ये लगता है कि सबसे बड़ा व्यक्तिगत और पॉलिटिकल वैलिडेशन उन्हें किस रूप में मिल सकता है, इस शांति के नोबेल पुरस्कार के साथ मिल सकता है। दूसरा राइवलरी, उनकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसके जो नेता रहे हैं, पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं बराक ओबामा साहब, उनको भी क्या मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मुख्य प्रेरणा अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा से आगे निकलने की इच्छा, जिन्हें 2009 में कार्यकाल के शुरुआती महीनों में क्या मिल गया था, पुरस्कार मिल गया था। ट्रंप अक्सर शिकायत करते थे कि ओबामा को डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग के लिए पुरस्कार मिला और मैंने तो 8 युद्ध रुकवाए हैं। इसके लिए ट्रंप साहब ने दावा किया कि बराक ओबामा को तो कुछ भी ना करने के लिए भी नोबेल पीस प्राइज जो कमेटी है उसने क्या दे दिया था, ये नोबेल का शांति पुरस्कार दे दिया था। और जबकि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं तो मैं सबसे अहम दावेदार हूं किसके लिए, इस नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए। इस पुरस्कार को घरेलू आलोचकों और ग्लोबल एलाइड्स के खिलाफ राजनीतिक सत्यापन के अंतिम कार्य के रूप में देखा गया, जिन्होंने लगातार
लगातार उनकी कूटनीतिक क्षमताओं पर सवाल उठाए थे। तो ट्रंप ये चाहते थे कि पॉलिटिकल जो वैलिडेशन है, जो लोकप्रियता मेरी खराब हो रही है, चाहे देश की बात करूं यूएसए की, चाहे बाहर के देशों में बात करूं, उस लोकप्रियता को वैलिडेशन, पॉलिटिकल वैलिडेशन किस रूप में मिल सकता है? इस नोबेल के शांति के पुरस्कार के रूप में मिल सकता है। साथ ही साथ उन्होंने इस पुरस्कार को एक अत्यधिक प्रतिष्ठा वाली ट्रॉफी या मिसिंग सीन इन द मूवी ऑफ हिज लाइफ माना और अपनी महानता की अंतिम पुष्टि के रूप में देखा। ट्रंप को ये लगता है कि वो सबसे महान व्यक्ति हैं और उनकी महानता में केवल एक चीज की कमी है, और वो किस चीज की कमी है? उस ट्रंप की महानता की उस पिक्चर में केवल एक सीन की कमी है, जब वो क्या कलेक्ट करेंगे? नोबेल का शांति पुरस्कार कलेक्ट करेंगे। तो इतना जबरदस्त ऑब्सेशन इस कारण था ट्रंप साहब को, किससे? इस नोबेल के शांति पुरस्कार से। प्राइज कमेटी एंड उनका क्राइटेरिया हम बात करें कि कौन प्राइज कमेटी रही और क्या क्या क्राइटेरिया इसमें रहते हैं, विजेता का चुनाव कौन करता है, कैसे ये तय होता है कि किसे इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो निर्णय कौन लेता है? नॉर्वे नोबेल कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाता है, जो नॉर्वे पार्लियामेंट द्वारा नियुक्त 5 सदस्यों का क्या है? एक निकाय है। अल्फ्रेड नोबेल के मापदंड क्या क्या है? पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने एडवांस फ्रेटर्निटी अमंग नेशन, राष्ट्रों के बीच भाईचारे को आगे बढ़ाया है, और डिसआर्ममेंट व पीस कांग्रेस को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा काम किया। इसीलिए आपने कहा होगा, देखा होगा कि ट्रंप बार बार किस शब्द का प्रयोग करते थे? मैंने वॉर रुकवाए हैं। मैंने क्या रुकवाए हैं? वॉर रुकवाए हैं। और वो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे एडवांस फ्रेटर्निटी आपने बार बार ये देखा होगा, चाहे अर्मेनिया अजरबैजान की बात करें अपन, चाहे अफ्रीका के रवांडा देश की बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, कॉन्गो की हम बात करें, चाहे इजराइल और ईरान की बात करें, बार बार ये बात कही जा रही थी ट्रंप द्वारा कि मैंने क्या करवाया है? फ्रेटर्निटी लेके आइए, इन दोनों देशों के बीच में भाईचारा बढ़वाया है। साथ ही साथ मैंने क्या करवाया है? डिसआर्ममेंट करवाया है। युद्ध विराम की बात बार बार ट्रंप साहब कर रहे थे, तो उसके पीछे ये क्राइटेरिया फुलफिल करने का वजह थी। साथ ही साथ समिति की जो फिलॉसफी है वो ये है कि वे ऐतिहासिक रूप से शांति के लिए निरंतर स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन को प्राथमिकता देते हैं और सार्वजनिक लॉबिंग या परफॉर्मेंस बेस्ड डिप्लोमेसी को नापसंद करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि वो किस चीज को पसंद नहीं करते? सार्वजनिक लॉबिंग को। और ट्रंप देशों से यही तो चाहते थे। ट्रंप ये चाहते थे कि मैं अपनी देश की फॉरेन पॉलिसी को एक टूल बना के क्या करवाऊं? एक लॉबिंग करवाऊं, जिससे मेरा नैरेटिव फुलफिल हो सके और मुझे क्या मिल सके? नोबेल का शांति पुरस्कार मिल सके। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो समिति है वो तय करती है कि किसे शांति का पुरस्कार मिलेगा। द एंडर ऑफ द वॉर नरेटिव, बार बार ये जो शब्द कहा जा रहा था कि मैं क्या हूं? मैंने वॉर्स को खत्म किया। आपने देखा ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने कितने युद्ध रुकवाए? 8 युद्ध रुकवाए हैं। इसकी भी बात करते हैं। अपनी योग्यता को सही ठहराने के लिए ट्रंप ने बार बार ये दावा किया कि कम समय में ही कई वैश्विक कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की उन्होंने व्यक्तिगत भूमिका निभाई। हालांकि आप देखोगे जब ट्रंप साहब अपना इलेक्शन लड़ रहे थे और अपने कैंपेन में बात कर रहे थे, तो सबसे पहला जो कैंपेन में उन्होंने नारा दिया था वो ये था कि मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। हालांकि प्रेसिडेंट बनने के इतने समय बाद भी ट्रंप साहब उस युद्ध को नहीं रुकवा पाए। उन्होंने पुतिन से अलास्का में मीटिंग भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने क्या क्या बात कही? अगर आप देखोगे ट्रंप ने बात कही इजराइल और गाजा युद्ध को रुकवाने की। हालांकि अभी वो इन प्रोसेस है और ये सीज फायर डील है जिसमें 20 पॉइंट्स रखे गए हैं। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान जो एकदम झूठा नैरेटिव तक इसका ट्रंप का, जिसमें ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहे युद्ध को रुकवा दिया है। ये कैसा नैरेटिव था? एकदम झूठ नैरेटिव था। ईरान और इजराइल, इसमें हॉस्टिलिटीज के बाद ट्रंप ने मध्यस्थता की और ट्रंप ने कहा कि मैंने इजराइल और ईरान का युद्ध रुकवा दिया है। इसके बाद करें अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी एक सीज फायर एग्रीमेंट किसने करवाया? ट्रंप ने करवाया। सब ट्रंप का कहना है। इसके अलावा डीआरसी और रवांडा की अगर अपन बात करें, थाईलैंड कंबोडिया की बात करें, सर्बिया कोसोवो की बात करें, इजिप्ट और इथियोपिया जो किसके लिए लड़ रहे थे? नील के डैम के लिए लड़ रहे थे। उस पे भी ट्रंप ने कहा कि मैंने इन सब के बीच में क्या करवाई है? शांति वार्ता स्थापित की है। हालांकि ट्रंप साहब खुद वेनेजुला को घेरे हुए हैं। अमेरिका की सेना ने अभी तक ताइवान के लिए कुछ नहीं किया है। अमेरिका लगातार
जहां से टेररिस्ट पनपते हैं उस देश को लगातार सहायता कर रहा है। तो ये ट्रम्प साहब खुद कर रहे हैं, उनके लगातार आप स्टेटमेंट देख रहे हो। और ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मैंने ये 8 युद्ध रुकवा के इस पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश की है। प्रॉब्लम वाई द नैरेटिव वाज फॉल्स। हम ये जानते हैं कि जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मैं 8 युद्धों को रुकवा चुका हूं, ये क्यों गलत है। क्या ये अतिशयोक्ति है और विवादित दावे कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहला हमें पता है भारत और पाकिस्तान का दावा। सभी युद्ध नहीं थे, नॉट ऑल वर वॉर्स। उनके द्वारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसे इजिप्ट और इथियोपिया डैम डिस्प्यूट पूर्ण पैमाने से युद्ध नहीं बल्कि एक तनावपूर्ण डिप्लोमेटिक क्राइसिस था। वो उन्होंने अपनी शक्ति और ना केवल खुद की शक्ति कहना चाहिए यहाँ पे, यूएसए की शक्ति, यूएसए की डिप्लोमेटिक पावर ने उन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की कोशिश की। दूसरा, जितने भी युद्ध रुकवाए उसमें से 99% कैसे हैं वो सब टेम्पररी सॉल्यूशन हैं। क्या हैं? कई समझौते फ्रेजाइल और टेम्पररी सीज फायर थे जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के मूल आधार को हल नहीं किया, जिसका अर्थ है कि युद्ध वास्तव में समाप्त नहीं हुए, युद्ध कुछ समय के लिए क्या कर दिए गए, केवल टाल दिए गए हैं। और भारत का खंडन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नई दिल्ली ने ट्रंप के इस बात को बार बार रिजेक्शन दिया। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने तो पार्लियामेंट में ये बात भी कही कि ट्रंप ने या किसी थर्ड कंट्री का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था जिससे ऑपरेशन सिंदूर रोका जाए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे नैरेटिव और ये सारी जो ट्रंप साहब अतिशयोक्ति पेश कर रहे थे, अपने नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ये समझ में आ गया कि कैसा नैरेटिव है, सारा फॉल्स नैरेटिव है और कैसी है, केवल अतिशयोक्ति है। फॉरेन पॉलिसी एज अ ट्रांजैक्शनल टूल। तो एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने देश की जो विदेश नीति है उसका कैसा प्रयोग करता है, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। शक्ति के माध्यम से शांति या दबाव के माध्यम से शांति। हम जानेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट भी जो कुछ रुकवाए हैं या वॉर्स को, जो युद्ध हैं उनको कुछ टेम्पररी बेसिस पे टाल दिया गया है, वो केवल शांति और दबाव के कारण तो नहीं हुए हैं। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ने अक्सर यूएस इकोनॉमिक पावर, विशेषकर टैरिफ का लाभ राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने या कूटनीतिक फोटोप्स को सुरक्षित करने के लिए किया गया। ट्रंप का सीधा सीधा सा फॉर्मूला ये है कि जो ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई कर देगा उन पे टैरिफ नहीं लगेंगे। इसी बीच में हम देखेंगे आगे कि कैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध जब चल रहा था और उसमें जब पाकिस्तान ने ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई करना शुरू करा, ट्रंप को महान बताना शुरू किया, ट्रंप को ये कहना शुरू किया कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिल जाना चाहिए, ट्रंप को मिल जाना चाहिए। इसी में हम देखेंगे इजराइल ने तो यही तक कह दिया कि नोबेल जो शांति का पुरस्कार है इसका नाम बदल के क्या रख देना चाहिए, ट्रंप शांति का पुरस्कार इसे रख देना चाहिए। उत्पीड़न के रूप में टैरिफ, जो और जिन देशों ने ट्रंप की बात नहीं मानी, ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई नहीं किया, उनको एज अ पनिशमेंट के तौर पे क्या दिए गए, टैरिफ दिए गए। टैरिफ उपयोग स्पष्ट रूप से केवल ट्रेड के लिए नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल कोर्सन और नेशन सिक्योरिटी लेवरेज का एक उपकरण के रूप में किया गया था। इनाम और दंड प्रणाली, जिसने सेटिस्फाई किया ईगो को, ट्रंप की ईगो को, और ट्रंप को यह बताया कि इन्हें नोबेल का पीस प्राइज मिलना चाहिए। उन्हें क्या मिला, इनाम मिला। उस जिन्होंने नैरेटिव का समर्थन किया, उन्हें जिन्होंने नोबेल प्राइज नॉमिनेशन के लिए सपोर्ट किया, जैसे पाकिस्तान को, उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला जो मिलना चाहिए था, प्राइज। साथ ही साथ जिन्होंने इस नैरेटिव को फुलफिल नहीं किया ट्रंप के, उनको क्या मिला, पनिशमेंट के रूप में मिला, जैसे इंडिया। हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने नोबेल नॉमिनेशन किया है पीस प्राइज के लिए और क्या मिला है, पाकिस्तान को प्रेज मिला है। वहीं पे इंडिया ने ये बात नहीं मानी और इंडिया को क्या मिला है, हाई टैरिफ मिला है। क्या मिला है, हाई टैरिफ मिला है। पाकिस्तान की बात करें, ट्रंप के प्रति कार्रवाई क्या रही, नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्हें ऑफिशियली नॉमिनेट किया किसने, पाकिस्तान में। नॉमिनेशन के बावजूद फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करना पड़ा, लेकिन यूएस पेट्रोनेज की तलाश मिली रही और यूएस पेट्रोनेज भी दिया किसने, ट्रंप ने, किसको, पाकिस्तान को। वहीं इंडिया की बात करें, उनके कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन के दावे को पब्लिकली खारिज किया और एक बार नहीं कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे पार्लियामेंट के माध्यम से हो, लगातार इस दावे का खंडन किया गया। और इसके बदले में क्या हुआ कि रशियन ऑयल के नाम पे भारत पे क्या लगा दिए गए, टैरिफ लगा दिए गए। और आप देखोगे यूएसए खुद रशिया से आज भी क्या खरीद रहा है, बहुत सारे कच्चा जो माल है, रॉ मटेरियल है, वो रशिया से खरीदता है, यूरोप खरीदता है। और इंडिया से बड़ा बायर तो चाइना है। चाइना चूंकि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, यूएसए ने
भारत से भी कम टैरिफ किस पे लगाए? चाइना पे लगाए हैं। टैरिफ ऑन इंडिया, स्वतंत्रता की कीमत। भारत ने जो स्वतंत्र अपने विचार प्रस्तुत किया उसकी कीमत भारत को क्या उठानी पड़ी? ये लाल दीवार आप देख रहे हो, ये टैरिफ। क्या केवल भारत ने नहीं, भारत के अलावा एक और देश ब्राजील ने भी ये कीमत चुकाई है। भारत और ब्राजील दोनों को उच्च टैरिफ का सामना करना पड़ा, जिन्हें यूएस द्वारा इकोनॉमिक प्रेशर डालने और अपनी नीतियों को बदलने के प्रयास में देखा जा सकता है। दोनों ही देशों ने, भारत की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो भारत ने बिल्कुल कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस नैरेटिव को पास नहीं किया कि ट्रंप को क्या मिलना चाहिए साहब, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कुछ वस्तुओं पर 50% तक के कुल टैरिफ का सामना करना पड़ा, जैसे आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि रशियन ऑयल खरीदना जारी रखने के लिए एक पेनल्टी के रूप में, लेकिन जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के लिए लेवरेज के रूप में भी देखा गया। और जब तक इंडिया इस बात को नहीं मानेगा कि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ट्रंप की ईगो सेटिस्फाई करेगा इंडिया, ट्रंप की कंपनीज में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इंडिया इन्वेस्ट नहीं करेगा, अपने देश के रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं वो यूएसए को नहीं देगा, तब तक आप देखोगे इंडिया पे टैरिफ लगातार बढ़ते जाएंगे। और व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने तो ये तक कहा था कि टैरिफ नहीं बल्कि क्या है, सैंक्शन है। और बिल्कुल सही चीज, सेम चीज आपने कहा देखी, आपने देखी ब्राजील में, कहां देखी? ब्राजील में देखी। इसके अलावा चाइना ट्रेड वॉर, ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर चला आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखोगे जहां पहले 100% टैरिफ की बात की जा रही थी चाइना पे, वो घट के बाद में कितने कर दिए? 30%। और अब भी बहुत कम चीजों पे आपको चाइना पे टैरिफ देखने को मिलेगा यूएसए के माध्यम से। रशियन सपोर्ट एंड द आयरनी, इस पूरे क्रम में एक चीज जो सबसे मजेदार हुई वो ये थी कि पुतिन साहब ने ट्रंप का क्या किया? ट्रंप को ये कहा कि बिल्कुल नोबेल पीस प्राइज, नोबेल का शांति का पुरस्कार किसे मिलना चाहिए? ट्रंप को मिलना चाहिए। और आप समझ सकते हो कि क्यों। पुतिन साहब एक महान नेता हैं, एक लॉन्ग टर्म जो चीजें सोच सकता है वो आपको देखने को मिलेंगे। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्पष्ट रूप में ट्रंप के नोबेल क्लेम्स को समर्थन किया, जिसने जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक अजीब विरोधाभास पैदा किया। और ये हम सब जानते हैं कि ये क्यों चाहते थे पुतिन। पुतिन बिल्कुल ये चाहते हैं कि ट्रंप का जो ईगो है वो क्या होना चाहिए, जो ट्रंप मांग रहे हैं वो दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुतिन के लिए तो ट्रंप बहुत अच्छे क्या है, प्रेसिडेंट हैं। क्यों? क्योंकि अगर और कोई प्रेसिडेंट होता जो समझदार होता, वो तो बिल्कुल रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसको रुकवाने का बहुत प्रयास करता। लेकिन ट्रंप की तरफ से आप देखोगे ऐसे कोई प्रयास नहीं हुआ। ट्रंप की तरफ से केवल एक प्रयास हो रहा है कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और अगर आप नहीं इस चीज का समर्थन करोगे तो मैं आप पे क्या लगा दूंगा? टैरिफ लगा दूंगा। इस बीच एक चीज ये हुई कि जब पुतिन साहब ने वीडियो पब्लिश किया कि ट्रंप को क्या मिलना चाहिए, नोबेल का शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उस वीडियो को पोस्ट किया और लिखा थैंक्स टू प्रेसिडेंट पुतिन। अगर हम बात करें कि नोबेल शांति का पुरस्कार अगर ट्रंप को नहीं मिला है तो किसे मिला है, तो विजेता के रूप में समिति का चुनाव ट्रंप की राजनीतिक शैली का एक जानबूझकर किया गया खंडन था, रिजेक्शन माना गया। और विजेता कौन है? वेनेजुला अपोजिशन लीडर है जिनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, एक ग्रास रूट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप जो वेनेजुला में है, अकॉर्डिंग टू यूएसए, अकॉर्डिंग टू नोबेल पीस प्राइज कमेटी, उनके खिलाफ और डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रखी है। आपको पता होगा कि यूएसए जो वेनेजुला है, वेनेजुला के अगेंस्ट में वेनेजुला को घेरा हुआ यूएसए ने, और वेनेजुला में जो लीडर हैं उन्हें क्या मान रहे हैं यूएसए? वो डिक्टेटर हैं। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि वो तो क्या करते हैं, ड्रग्स की सप्लाई करते हैं वेनेजुला के लीडर। और वहां पे एक अपोजिशन लीडर को क्या मिला है? नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। मैचाडो के लिए समिति की प्रशंसा ने करेजियस डिफेंडर्स ऑफ फ्रीडम हु रेज एंड रेजिस्ट, साथ ही साथ डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए इनका जो संघर्ष है, इनके कारण इन्हें क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिला है। अगर अपन बात करें तो द आयरनिक डेडिकेशन, अगर आप देखोगे जब प्राइज मिल गया उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा, वो बड़ी ही मुद्दे की बात है। ट्रंप को नजरअंदाज किए जाने के बावजूद मचाडो ने सार्वजनिक रूप से अपना पुरस्कार उन्हें डेडिकेट किया। किसको? ट्रंप को। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स काम करती है। वेनेजुला
जिसके जो लीडर हैं अभी, उसको यूएसए अपना क्या मानता है, अपना एनिमी मानता है, और वहीं पे जो उनके अपोजिशन हैं उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। जब नोबेल पीस प्राइज मिला तो उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट को वो डेडिकेट किया। उन्होंने वेनेजुला के लोगों और प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके डिसाइसिव सपोर्ट फॉर आर कॉज के लिए पुरस्कार समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। मचाडो ने निकोलस मादुरो के खिलाफ ट्रंप के हार्डलाइन पॉलिसी को वेनेजुएलन डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में देखा। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, तो जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला के जो लीडर हैं, यूएसए खुद उन्हें क्या मान रहा है, एनिमी मान रहा है, और दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली दोस्त हो जाता है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रंप का फाइनल टेक अवे क्या था इसमें देखो। ट्रंप ने नोबल स्नब और डेडिकेशन के इस तरह से संभाला जिस पे उनके ईगो की रक्षा हुई और उनके नैरेटिव बना रहे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक्सेप्टिंग दिस इन ऑनर ऑफ यू बिकॉज यू रियली डिजर्व इट। वह मजाक में ये भी बोले कि मैं नहीं कहता कि आई डिडंट से देन गिव इट टू मी दो आई थिंक शी माइट हैव। वो चाहते हैं अब भी कि नोबेल शांति का पुरस्कार जो किसको मिल जाए, वेनेजुएला के अपोजिशन के लीडर को मिल चुका है, वो कैसे मिल जाए। हालांकि चीज मजाक में की गई, लेकिन इससे आप ट्रंप साहब के जो व्यक्तित्व है उसे समझ सकते हो। उन्होंने डेडिकेशन का फायदा उठाकर ये पुष्टि की कि वे वास्तविक विजेता थे, ये दावा करते हुए कि पुरस्कार खुद राजनीतिक विरोधियों द्वारा रिग्ड किया गया, न कि योग्यता से जीता गया। तो इस चीज से उनका नैरेटिव देखो, अब भी वो अपने नैरेटिव पे बने हुए हैं कि मैं खुद ही क्या हूं, रियल विनर हूं इस शांति के पुरस्कार का। तो ट्रंप की ईगो अभी भी और ट्रंप की जो सनक है नोबेल पीस प्राइज के लिए, वो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो। अगर अपन बात करें कि क्या कंक्लूजन निकलता है इस चीज से, वो ये कि ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी के जोखिम, इकोनॉमिक टूल्स का उपयोग डिप्लोमेटिक पनिशमेंट और रिवार्ड के रूप में करना दीर्घकालिक सहयोगी जैसे इंडिया को अलग थलग पड़ सकता है इससे यूएसए। तो इस चीज का उपयोग जो व्यक्तिगत रूप से फायदा उठाने के लिए ट्रंप साहब कर रहे हैं, चीज सही नहीं है। नैरेटिव बनाम वास्तविकता, रियलिटी वर्सेस जो रियलिटी जो है और नैरेटिव जो है, इन दोनों में क्या आपको देखने को मिलेगा, विरोधाभास आपको देखने को मिल रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता में धीमे धीमे क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा इस चीज से कि नोबेल प्राइज का खुद का क्या है स्टैंडर्ड है, चाहे कितना भी नैरेटिव बना लिया जाए, नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है वो इन सब चीजों को साइडलाइन में रखते हुए जो सही में चीजें हैं उनको मानती है। तो ये था पूरा एनालिसिस जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रंप साहब की सनक जो है उसने कैसे फॉरेन पॉलिसी को एज ए टूल यूज किया और नोबेल पीस प्राइज को पाने के लिए जितने भी एफर्ट्स कर सकते थे पब्लिकली, वो किसने किए, ट्रंप ने किए, और जिसको हम सबने देखा। इसके बावजूद ट्रंप साहब को क्या नहीं मिला, नोबेल का शांति पुरस्कार नहीं मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।